गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। मैं अमित सिंह नेगी द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसकी इंपॉर्टेंस है CDS NDA 1 2026 के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हमारा करंट अफेयर का डे 5 है, इसमें आज हम पढ़ेंगे निसार मिशन के बारे में। सी फ्लड सिस्टम क्या है, किसने डेवलप किया है, नेशनल क्वांटम मिशन क्वांटम वैली टैग पार्क कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, और 17th ब्रिक्स समिट एंड द न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो देखते हैं, विच कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट डज निसार प्राइमरली बिलोंग टू। मतलब निसार सैटेलाइट किस प्रकार की सैटेलाइट से बिलोंग करती है। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेटरी या ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट से। देखिए बच्चों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडिया ने नासा, जो कि यूएस की सरकारी एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, उसके साथ एक कोलेबोरेशन में निसार, जो कि एक्रोनिम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम का, उसके लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यूएस की नासा एजेंसी के साथ भारत का पहला कोलेबोरेशन में भेजा गया ये मिशन था। देखिए, जो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन रडार सिस्टम होता है, ये एक प्रकार का एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग सिस्टम होता है। रिमोट सेंसिंग से मतलब है कि जो अर्थ की जो सैटेलाइट्स हैं वो सॉरी जो स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं हमारी, वो अर्थ में जो अर्थ की जो लैंड है उसकी ऑब्जर्वेशन करती हैं अपने सैटेलाइट सिस्टम से और अपने सेंसर से। चलो देखते हैं क्या है इसके बारे में। ये है ट्रांसफॉर्मिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। सबसे पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है, जो ये सैटेलाइट भेजी गई है कोलेबोरेशन में नासा के साथ, वो है नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग के लिए। दूसरा है क्लाइमेट चेंज के जो क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो बदलाव हैं उनकी ट्रैकिंग के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे सॉयल मॉइस्चर्स लेवल हैं और ये जो क्रॉप हेल्थ है उसकी मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, इसके साथ ही ये हमारी सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को भी ट्रैक करने की कोशिश करेगी। देखिए, नेचुरल डिजास्टर में अगर हम देखें तो अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड और वोल्केनिक एक्टिविटीज सभी इसी सैटेलाइट सिस्टम के ट्रैकिंग नेटवर्क में आती हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम देखते हैं सी लेवल के राइजेस और ग्लेशियर के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि आपने अभी हाल ही में धराली में देखा था श्रीकंठ ग्लेशियर किस तरीके से एक आपदा के रूप में हमारे सामने आया। तो इस तरीके की ट्रैकिंग सिस्टम से हम इस फ्यूचर में होने वाली कोई भी ग्लेशियर बस्ट जैसी सिचुएशन से बच सकते हैं या उसके फोरकास्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास है वो है सी फ्लड रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आपको बताना, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। कोई भी जो इनिशिएटिव कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा लिया जाता है वो किस मिनिस्ट्री या किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, नोडल एजेंसी क्या है, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। तो सी फ्लड रिसेंटली लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा। वो मुख्यतः क्या था, प्राइमरली क्या था वो, ठीक है, वो नदी बाढ़ में जो जल भराव हो जाता है उसकी पूर्वानुमान चेतावनी प्रणाली के लिए था। कृषि के उपग्रह आधारित वर्षा निगरानी प्रणाली के लिए था। दूसरा है ऐतिहासिक बाढ़ क्षति रिपोर्ट, जो कि पहले कभी कहीं बाढ़ हो रखी है उसकी क्षति रिपोर्ट के डेटाबेस को जनरेट या क्रिएट करने के लिए था। या चक्रवात की जो गति है या तटीय टकराव है उन पर नजर रखने के लिए था। देखते हैं क्या है ये। तो सी फ्लड जो है, सी फ्लड का मतलब है कॉम्प्रहेंसिव फ्लड फोरकास्टिंग, यानी कि समग्र फ्लड यानी कि बाढ़ और फोरकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान। किसी भी बाढ़ क्षेत्र का समग्र मतलब पूर्ण तरीके से हम कैसे फोरकास्टिंग कर सकते हैं, मतलब क्या हो सकता है भविष्य में, उसको किस तरीके से देख सकते हैं। ये एक सिस्टम तैयार किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा, जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, ये क्या करेगा, डिजास्टर की हमारी प्रिपेयर्डनेस एंड फ्लड मैनेजमेंट जो है हमारा, यानी कि बाढ़ प्रबंधन और जो आपदा आपदा की जो तैयारियां हैं उसको सक्षम बनाएगा, यानी कि हमें एफिशिएंट करेगा। ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है। ठीक है, वेब बेस्ड पोर्टल है, यानी कि नहीं एक्सेस टू ऑल है, यानी कि हम सब इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेट करेगा फ्लड मॉडलिंग को, हमारा जो फ्लड मैनेजमेंट है या प्रिपरेशन है फ्लड के लेके उसकी मॉडलिंग को इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, किसी भी तरीके का दोहराव नहीं होगा सिस्टम में।
ठीक है, हाईली लोकलाइज्ड है, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर रीजन में फ्लड होने की संभावनाएं बन रही है तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र को भी ये टारगेट करने की क्षमता रखता है। 2 डे एडवांस में हमें ये फ्लड से होने वाले जल भराव की चेतावनी से अवगत कराएगा। साथ ही इसका एक ये डिलीवरी करेगा फ्लड मैप एंड वाटर लेवल डेटा को, यानी कि अगर किसी क्षेत्र में जल भराव हो रहा है या फिर किसी क्षेत्र में जल का स्तर बढ़ रहा है, उसके संबंधित डेटा को भी साझा करेगा। देखिए, इससे इससे रिगार्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये किसने डेवलप किया है और कौन संस्था इसके लिए नोडल है। आप देख सकते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग, सी डेक और NRSC के ज्वाइंट कोलेबोरेशन से इस सिस्टम को हमने डेवलप किया है। ठीक है, NRSC जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है, इसके बारे में मैंने Day 2 वाले लेक्चर में बताया था। ठीक है, यह हैदराबाद बेस्ड इसरो का एक इसरो से जुड़ा हुआ संस्थान है। ठीक है, ये इनिशिएटिव है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन से जुड़ा हुआ। ठीक है, और इसके अलावा ये यूटिलाइज करेगा 2D हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग को। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हाल ही में एक क्वांटम कंप्यूटिंग टेक पार्क का उद्घाटन भारत में किया गया है। ये टेक पार्क जो है हैदराबाद में अमरावती, जो कि इसकी राजधानी है, वहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस तरीके के जो टेक पार्क्स होते हैं वो एक फुल्ली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होते हैं, जहाँ मतलब पॉसिबली जो है क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उससे जुड़े हुए स्टार्टअप्स या उससे जुड़े हुए जो भी एक्टिविटीज़ होगी उनको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन जो क्या है, नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन जो है वो क्या है। फैक्ट तो सिर्फ ये इतना ही था, क्योंकि हाल ही में पहला है ये इंडिया का, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो है एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। नेशनल क्वांटम मिशन को लॉन्च करने वाला इंडिया 7th कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। इसके लिए सरकार ने 6000 करोड़ रुपए का बजट आउटले किया गया है। ठीक है, यह 8 साल के लिए फ्यूचर में, जब 2023 से लेके 2030 और 31 तक के लिए ये जो मिशन है चलाया जाएगा। ठीक है, इस मिशन को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, उससे जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको कि अमरावती में इसको खुल रहा है। ठीक है, ये नेशनल इनोवेशन हब्स के तहत डिज़ाइन किया गया है। इसमें IBM और TCS जैसी कंपनियां सहयोगी है। देखते हैं, विच सिटी सर्व एज अ हेडक्वार्टर फॉर द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर किस सिटी में है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है ये। देखिए, क्यों है ये न्यूज़ में, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस साल 17th ब्रिक्स समिट जो है वो 2025, जो 17वां ब्रिक्स समिट जो है 2025, वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। रियो डी जेनेरो एक कोस्टल सिटी है ब्राज़ील की, काफ़ी बड़ी सिटी है। ठीक है, और 18वां ब्रिक्स समिट जो कि नेक्स्ट ब्रिक्स समिट 2026 में होगा, वो इंडिया होस्ट करेगा। प्रोबेबली वो न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, अब देखते हैं 17वां ब्रिक्स समिट के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये रियो डी जेनेरियो में हुआ है। इसकी चेयरिंग जो है लूला डिसेल्वा, जो उनके प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा की गई थी। उसकी जो थीम है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, थीम है कि स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करना ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशन को। ग्लोबल साउथ जो है, ये एक शब्द आपको जानने की आवश्यकता है। कॉरपोरेशन को यानी कि सहयोग को, जो ग्लोबल साउथ है, एंड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस के लिए। ठीक है, अधिक समावेशी और संपोषणीय शासन के लिए हम ग्लोबल साउथ के कॉरपोरेशन को मजबूत करेंगे, ये इसकी थीम है। ग्लोबल साउथ, देखिए ऐसा है, ग्लोबल साउथ जो टर्म है, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी को हमने 2 ध्रुवों में बांट रखा है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में ये माना जाता है कि ज़्यादातर दुनिया के विकसित, डेवलप्ड और प्रोस्पेरस नेशन रहते हैं, फिर चाहे वो यूरोपियन यूनियंस के या वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ हों, और फिर चाहे वो अमेरिका, कनाडा जैसे देश हों, उन्हें हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं।
और ग्लोबल साउथ में ज़्यादातर डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज रहती हैं, जो कि अपने सर्वाइवल के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए संघर्ष कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो संगठन है ये मेनली आप देखेंगे इसके अभी फिलहाल तो 10 मेंबर हैं, लेकिन इसके जो फाउंडिंग 5 मेंबर हैं वो ग्लोबल साउथ का या ग्लोबल साउथ के लीडर्स माने जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये संगठन भी ज़्यादातर मुद्दे जो होते हैं वो ग्लोबल साउथ से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, या फिर चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फिर चाहे वो लेबर फोर्स हो, ये सारे मुद्दे इसी संदर्भ में उठाए जाते हैं। तो इनका मानना है कि हम ग्लोबल साउथ में कॉरपोरेशन को बढ़ाएंगे इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस के लिए। और इसी के कंटेक्स्ट में इन्होंने रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन अभी फाइनल डॉक्यूमेंट के रूप में लॉन्च किया है या फिर साइन किया है। देखिए, किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर जिस भी देश में या जिस भी शहर में वो सम्मेलन या समिट हो रही है, उसी शहर के नाम से एक डिक्लेरेशन जारी किया जाता है और आपसे पूछा जा सकता है कि रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है। ठीक है, तो वो हो सकता है कि ब्रिक्स समिट से संदर्भित है, उसमें ऑप्शंस में दे सकता है आपके लिए, या स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल कॉर्पोरेशन से संबंधित है। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए अवेयर रहिएगा। अब देखते हैं इसके की आउटकम क्या है। की आउटकम के रूप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स ने अपनी मेंबरशिप को एक्सटेंड किया है और इस मेंबरशिप में पहली बार साउथ ईस्ट एशियन नेशन या आप कह सकते हैं आसियान के एक मेंबर ने भागीदारी की है। ये एक परमानेंट मेंबर के रूप में उभरा है। ठीक है, दूसरी बात है कि अब इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में अगर हम देखें, जहां से हमने क्वेश्चन पुट किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो क्वेश्चन हमने पुट किया है वो हमने इसी कंटेस्ट में किया है। वो ये है कि इस संदर्भ में हमने पहली बार न्यू डेवलपमेंट बैंक के तहत ब्रिक्स का मल्टीलेटरल गारंटी मैकेनिज्म को साइन करने किया है और प्रपोजल रखा है, ये लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो ब्रिक्स मल्टीलेटरल गारंटी मैकेनिज्म जो होता है, यानी कि बहुपक्षीय गारंटी तंत्र जो है, ये तंत्र इस किसकी तरह काम करता है। ये एक तंत्र करता है कि वर्ल्ड बैंक का एक तंत्र है मीगा, MIGA। ये जो मीगा है इसका मतलब है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, मीगा जो है मल्टीलेटरल, मीगा जो है आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। मल्टीलेटरल मीगा, ठीक है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है जो फाइनेंशियली अनस्टेब्लिश या अनसिक्योर नेशन होते हैं, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके पास कहते हैं कि 1-2 दिन के भी लिए आयात के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है। तो ऐसे देशों को कोई भी जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या बड़े विकसित देशों द्वारा, वो नहीं दिए जाते हैं। वो इसलिए नहीं दिए जाते हैं क्योंकि उनके पास लोन को पे ऑफ करने के लिए सफिशिएंट विदेशी मुद्रा नहीं होती है। तो ऐसे देशों को जो फंड दिए जाते हैं उसकी जो गारंटी होती है, वो जो गारंटी सिस्टम है वो मीगा के तहत आता है। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। मीगा के तहत क्या आएगा, मीगा के तहत वो गारंटी आती है जो कि ऐसे देशों के असक्षम स्थिति में उनको लोन प्रोवाइड करती है जिनके पास विदेशी मुद्रा नहीं होती है या सफिशिएंट फंड नहीं होता है। ठीक है, कि कहीं वो बैंकरप्ट ना हो जाए या कहीं वो दिवालिया ना हो जाए, इस तरीके की स्थिति से बचने के लिए ये मैकेनिज्म, ये जो तंत्र होता है ये बनाया गया है। तो ऐसा ही एक तंत्र जो है ब्रिक्स ने भी लॉन्च किया है और ये तंत्र जो है वर्ल्ड बैंक से ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, ज़्यादा सस्टेनेबल है, इंक्लूसिव है। किस संदर्भ में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स जो है वो ग्लोबल साउथ के देशों का या गरीब तबके जो गरीब देश हैं उनका एक संगठन है। और इस संगठन की वजह से ऐसा होता है कि जब ये इस तरीके के मैकेनिज्म लाता है तो यहाँ पर पार्शलिटी नहीं होती है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका का जो वर्ल्ड बैंक में बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है और ऐसा माना जाता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा अमेरिका का ही सिटीजन होता है वर्ल्ड बैंक का। तो जब भी
किसी देश को जो कि अमेरिका का ओपोजिशन कंट्री है, फिर चाहे वो वेनेजुएला हो, क्यूबा हो, या कोई और नेशन, वो अगर फंड की रिक्वायरमेंट उसको है तो अमेरिका वहाँ उस फंड को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं उसी देश को फंड करूं जो मेरा सपोर्ट करता है। अगर लेकिन जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स नेशन का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरीके के पक्षपात रवैये से बचकर हर प्रकार के देशों को लोन देने के लिए सक्षम बना हुआ है, यह बनाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने इस ऑर्गेनाइजेशन से आउटकम के रूप में निकली है, वो है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए है कि भारत को रशिया से कुछ खरीदना है और रशिया को भारत से कुछ खरीदना है, उसके लिए जो हम पेमेंट मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, ठीक है, वो हम लोकल करेंसी में कर सकते हैं। हमें इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए देशों में आपस में यूएस डॉलर के डोमिनेंस को कम करना है, या फिर जो यूएस से जुड़ी हुई कंट्रीज़ हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन हो या फिर यूके का पौंड हो, उससे उसके जो लेन देन को कम से कम करने की कोशिश करनी है। और तीसरा तो हमें आपको बता ही दिया है कि इसमें एक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है, वो है ग्लोबल गवर्नेंस ऑन एआई या ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए थोड़ा सा हम ब्रिक्स के बारे में समझ लेते हैं। जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी, ठीक है। यक्तेनबर्ग एक रशिया की सिटी है जहां ये पहली बार होस्ट किया गया था। इसमें ब्रिक नाम से जो 4 देश थे वो पार्टिसिपेंट थे। इसमें एस जो है वो अभी एब्सेंट है। एस जो है वो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना ही उस समय इसके मेंबर हुआ करते थे। 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसमें इंक्लूड हो गया तो ये ब्रिक्स हो गया। इस शब्द को जो है जिम ओ नील, एक जर्नलिस्ट हैं ब्रिटेन में, और ये वैसे आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 2001 में इस ब्रिक्स जो टर्म है इसको इंट्रोड्यूस किया था। इस ब्रिक्स टर्म से उनका मतलब मानना ये था कि अब जो नेक्स्ट जो सदी है, जो नेक्स्ट सेंचुरी है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की होने वाली है, और इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये जो 4 देश हैं ये लीड करने वाले हैं। इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, इनकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। चाहे किसी तरीके की मंदी हो, जैसे कि जो 2001 के टर्म के बाद जो 2004 में से 2004 से 2009 तक जो मंदी आई थी, उस मंदी में इन देशों की जो ग्रोथ रेट थी उसमें इतना बड़ा डेंट नहीं देखने को मिला था। अब ब्रिक्स जो है वो दुनिया के वर्ल्ड पॉपुलेशन का 45% कवर करता है। ये इस तरह के फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये बहुत से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हालांकि ये ज़्यादातर स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में ही आता है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें याद रखनी है। दूसरा ये है कि इसमें 36 जो ग्लोबल जीडीपी का क्या है, पर पर्सन पैरिटी जो है वो कवर करता है, ठीक है। अब देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, बहुपक्षीय विकास बैंक है। ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक का मतलब है कि इसका ये एक किसी नेशन का नहीं है, ये बहुत सारे नेशन से मिलकर बना हुआ है, और इसका उद्देश्य जो है डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें फंडिंग करना है, जिसे ब्रिक्स कंट्री ने जो बनाया है, ठीक है। इसके कोर मैंडेट्स में अगर हम देखें तो ये जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज या इमर्जिंग इकोनॉमीज होता है उनको फंड करता है, किन चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जो इसके की फोकस एरिया है वो है क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सैनिटेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना 2014 में की गई थी, जब इसका 5वां सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसके फोर्टा लीजा नामक जगह पर किया गया था, जो कि ब्राज़ील में है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई में है, ठीक है, शंघाई चाइना। उसके बाद आता है अब इसके मेंबरशिप के बारे में आता है। जरूरी नहीं है कि इसके जो ब्रिक्स के जो परमानेंट मेंबर हैं वही न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर भी हों, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के अलावा जो 5 और मेंबर हैं, जिसमें इंडोनेशिया आता है, यूएई आता है, ईरान आता है, इथोपिया आता है, इजिप्ट आता है, वो सब मेंबर इसके तो हैं ही मेंबर। इसके अलावा आप देखेंगे बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, उरुग्वे एंड अल्जीरिया इसके अनदर मेंबर हैं, और ये रिसेंटली इसी साल इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, किस तरीके से, इनिशियल कैपिटल जो है $50 बिलियन की रही है। देखिए
इनिशियल कैपिटल जो होता है या इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है कि जैसे आप कभी कल आप दुकान खोलते हैं 10 लाख की, और उस 10 लाख में आप जो 10 लाख जो अमाउंट है वो आपका इनिशियल कैपिटल है। फिर चाहे वो सैलरी के रूप में यूज़ हो, इन्वेंट्री रखने के लिए यूज़ हो, या फिर उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए हो, वो सारा का सारा जो हुआ आपका इनिशियल कैपिटल है। तो इसी तरीके से इस बैंक को बनाने के लिए जो इनिशियल कैपिटल लगी है वो लगी है $50 बिलियन की, जो कि $10 बिलियन ईच है। सारे 5 देशों में $10 बिलियन ईच डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही यहाँ इस बैंक में जो वोटिंग राइट्स हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो डिसीजन होंगे जो बैंक के, वो इक्वली वोटेड पावर के हिसाब से होंगे, यानी कि सभी कंट्री का एक वोट होगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक को वर्ल्ड बैंक सिस्टम के साथ, तो ये किस तरीके से अलग है। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि वोटिंग राइट्स के कंटेक्स्ट में डिफरेंट है। देखिए, जो वर्ल्ड बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक में जो वोटिंग राइट्स होता है वो वेटेज सिस्टम के आधार पर होता है। जैसे कि अमेरिका वर्ल्ड बैंक का 70% इन्वेस्टर या फिर उसका पार्टिसिपेंट रहा है, तो वो जो तो वो इस कंटेक्स्ट में वर्ल्ड बैंक में ज़्यादा वोटिंग पावर रखता है। वहीं अगर हम देखें तो इसका इक्वल वोटिंग पावर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है आपके लिए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी बार यह है, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन के संदर्भ में जो लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी बताई, और इसी जो सम्मेलन के जो 70 सम्मेलन है उसके आउटकम में रही है, वो है कि प्रायोरिटी जो होगी लोन को डिसबर्स करने की और लोन प्रोवाइड करने की, वो लोकल करेंसी होगी। ठीक है, वहीं अगर हम वर्ल्ड बैंक के संदर्भ में देखें तो वर्ल्ड बैंक में प्राइमरी करेंसी के रूप में अगर हम देखें तो वो US डॉलर होती है, या फिर यूरोपियन यूनियन की जो यूरो है उसमें दी जाती है, जो कि मेजर हार्ड करेंसीज मानी जाती हैं, फिर चाहे वो जापान की येन ही क्यों ना हो। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, और आप बताइएगा हमें कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा। और इसके साथ ही इससे जुड़े हुए जो आपको PPT और PDF हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डेली 10 बजे। आप हमसे जुड़ने के लिए तैयार रहिए, और थैंक यू।